पृथ्वी पे 70-60% वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वाटर है, तो जल हमको मतलब हर मिनट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ के अंदर, ऊपर नीचे वो चीजें हो रही है। जिसका मन स्थिर ना हो ना, उसे तो नदियों में पहले स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि वो और इवन जितने भी मैंने गंगा स्नान किए, नम्रता के स्नान किए, जितने भी पवित्र नदियों के मैंने अब तक स्नान किए ना, मैंने हर टाइम ये एक्सपीरियंस लिया है। इतने बड़े पड़ाव में है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप माप नहीं सकते उसको। इसका मतलब है ज्योतिष का कोर्स करके जीवन बदलेगा। तो डुअलिटी आ गई फिर से। तो दो द्वंद्व में फंसे रहते हैं ये लोग हमेशा, डुअल माइंडसेट रहता है, लेकिन आइडियाज बहुत ग्रेट होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को फिर गंगा स्नान के बारे में बोला कि आप है ना रेगुलर 5-6 महीने के गैप में जल्दी करो, फिर चाहे आप साल में एक बार करने लग जाए। किसी का स्कॉर्पियो है, वृश्चिक या चंद्रमा है, या मेजर ग्रह बैठे हुए या महादशा चल रही है, तो उनके लाइफ में इतने बदलाव आते हैं और प्रेशर आता है कि वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए हम मीठे पानी का जो गंगा जी का है और सब नदियों का है, और खास करके गंगा नदी क्यों पवित्र इतनी है, क्योंकि पीड़ा क्यों है, क्योंकि वो नहीं मिलने पर ही पीड़ा होती है। वो कोई भी हो, इंसान को इंसान न मिले तो भी पीड़ा है, और चीज वस्तुएं ना मिले तो भी पीड़ा ही है। नमस्कार आप सभी को, और चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं चंद्रमा। और बहुत ही गहरी बातें हमने जानी चंद्रमा के पिछले एपिसोड में, जो कि बहुत अपने आप में एक पावरफुल रिचुअल, पावर पैक्ड रिचुअल, 12 पूर्णिमा की जो रिचुअल्स हैं उसके बारे में हमने इन डेप्थ बात की थी। और अब ये जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे पवित्र नदियों के बेनिफिट्स, और वो कितनी पावरफुली हमारी लाइफ में काम करती है जब हम उनके स्नान करके आते हैं। और ये बात मैं सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात पे नहीं बोल रही हूँ, ये चीज मतलब नदियों का स्नान को मैंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और मेरे साथ में जो भावना जी हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में उसके बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। इसीलिए स्पेशली हमने इस टॉपिक को उठाया है, क्योंकि चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन पवित्र नदियों के साथ में है कि कैसे जब चंद्रमा हमारा बैलेंस होता है, हमारा मन जब बैलेंस होता है, तो हमारा जीवन कैसे बदलने लग जाता है। और पवित्र नदियों का इसमें बहुत गहरा जुड़ाव है। तो पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर आज हम इस एपिसोड के अंदर 12 राशियों में चंद्रमा बैठ के किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग समझेंगे, और एंड में हम युतियों के बारे में समझेंगे कि चंद्रमा जब किसी ग्रह के साथ में युति बनाता है तो उसके क्या फल रहते हैं। तो चलिए भावना जी, इस एपिसोड को चालू करते हैं, और आपको ही देती हूं मैं ये। और मुझे ये बताइए कि नदियों के बारे में तो थोड़ा सा पहले तो आप थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताओ, और फिर आपने लाइफ में इसके क्या एक्सपीरियंस किए, और ये एज अ रेमेडी लोगों के लिए इतनी पावरफुल क्यों है। क्योंकि ये हमने ये टॉपिक लिया है नदियों का, ये बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया इसके परिवर्तन, मैंने भी किए, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये रेमेडीज बताई है, उनके जीवन में बदलाव आए। भारतीय संस्कृति में नदियों का देखो आप बहुत महत्व है, कहीं और नहीं है। आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं नदी आ जाएगी, नदी। क्योंकि वो जल तत्व है। जैसे हम पंच तत्व की बातें करते हैं, उसमें मेन तत्व आ जाता है जल तत्व। कभी कोई सोचता है कि नदियों का क्यों महत्व है, क्यों उसे माँ कहा गया है, क्यों हम पर्वतों को क्यों पर्वतों को पिता कहा गया है। हम कभी डिप में जाके सोचना चाहिए कि इनको हम माँ और पिता का दर्जा क्यों दे रहे हैं। जब माँ और पिता का दर्जा दिया है तो वो कहीं ना कोई हमारे जीवन में भी माँ और पिता के तरह ही काम करते हैं, क्योंकि पिता हमेशा खड़ा रहता है पहाड़ के तरह, इसीलिए हमने पर्वतों को पिता कहा है। राइट। और नदियां है ना, कोमल होती है, एकदम पवित्र होती है, स्मूथ होती है। आप वहाँ का स्नान करके आओगे तो आप एकदम मन शांत हो जाएगा। मन शांत तो होता है। मैंने एक चीज महाकुंभ जब किया था, तो पूरी थकान नहाने के बाद में बॉडी पूरी एनर्जाइज्ड हो गई थी। और इवन जितने भी मैंने गंगा स्नान किए, नम्रता के स्नान किए, जितने भी पवित्र नदियों के मैंने अब तक स्नान किए ना, मैंने हर टाइम ये एक्सपीरियंस लिया है। आप नाम ही देखो ना, नदियों के नाम कैसे हैं। कहीं अभी जो हम बच्चों के नाम रख रहे हैं, कहीं वैसे नाम है? कितने पवित्र नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। बिल्कुल एकदम रिचुअल्स नाम है उनके। नाम क्यों हम कहीं और देखने नहीं मिलते।
नामों में ही इतनी पवित्रता है तो फिर वो नदियों में तो होएगी। जैसा नाम होता है ना वैसा इंसान होता है। पहले नाम इसीलिए अच्छे रखे जाते थे कि इंसान की परख उसके नाम से होती थी। और हमारे नदियों के नाम है ना इतने पवित्र है, उसी से पता चलता है कि उसकी पवित्रता क्या है नदियों की। और नदियां हमने मन का कारक बोला है, चंद्रमा का। जिसका मन स्थिर ना हो ना उसे तो नदियों में पहले स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े पड़ाव में है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप माप नहीं सकते उसको किसी से। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वहां वाली नाप नहीं सकते। वैसे मन है, मन की सोच कहाँ जाती है, बैठे बैठे ही अमेरिका पहुंच जाते हैं। क्यों? मन गया ना, इसके वजह से। उसी तरह नदियां हैं हमारे जीवन में। और भारतीय संस्कृति में तो हमारे हर एक रिचुअल्स देखो आप नदी से है। अच्छे काम करवाने हो, जब हम किसी गांव में नदी बनती थी, कुआं बनता था, तालाब बनता था तो उनके रिचुअल्स होते थे। वो ऐसे ही नहीं बने जाते थे कोई कुएं तालाब, उनके पीछे कितनी पुराने लिखी गई है तब वो बनते थे। और अब हम कुछ नहीं, वाटर पे आ गए, किस पे? सिर्फ आरओ के पानी वो राहु का एलिमेंट आ गया। हाँ उस पे आ गए। इसलिए पवित्र नदियां बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हम कुछ ना कर सके ना तो सिर्फ पवित्र नदियों का जल भी लाके हमारे घर में रखे ना, फिर भी वो हमारे जीवन में काम करने लगती है। एनर्जाइज्ड वाटर है ना, क्योंकि वो ऐसे ही कोई नहीं है जिसमें कोई जंतु हो जाए। वो कुदरत ने उसमें पावर दिया हुआ है। और आप तो जल पे बहुत अच्छा बोल सकती हो, क्योंकि शायद आपका कोई ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हाँ मेरा शायद शनि है या चंद्रमा? नहीं, मेरा चंद्रमा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा देवी तो अपाह देवी है, जो जल की देवी है। जो लोग आपको शायद मेरे ख्याल से एनर्जाइज वाटर करना या वाटर के रिचुअल्स आप बहुत करती हैं। मैं मैनिफेस्ट भी बहुत कर लेती हूँ। हाँ, मैनिफेस्ट तो वो पूर्वाषाढ़ा वाले बहुत करते हैं और मेरे जीवन में काम भी कर जाते हैं। उन पे काम करेंगे, उनके भी करेंगे, और वो जिसको भी ये सब रेमेडीज देंगे उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले लोगों की हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। हीलिंग बहुत, क्योंकि अपाह देवी है, जल की देवी, और वो एनर्जाइज्ड वाटर है बहुत सारा। तो आपको जल, इसीलिए आपको जब मैंने कहा था कि आप कोई भी तो आपने जल ही चूज किया, क्योंकि वो आपका चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसलिए हम जब क्लास में बात करते थे बार बार कि चंद्रमा का नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपकी पूरी लाइफ की चाबी है, जो कॉस्मिक बोलते हैं ना चाबी, इससे दरवाजा खुलने वाला है आपका जीवन का। तो वो आपका देखो ना सारी चीजें उससे रिलेटेड। और उसके देवता शुक्र। हाँ, और टॉरस लग्न है मेरा, फिर वही भी लग्न में भी शुक्र आ गया। तो इसलिए आपके जल से बहुत ज्यादा आपका कनेक्शन और रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशंस, और इन पे काम करना और इनकी गहरी चीजों के बारे में जानना। तो अब नदियों के बारे में आप मुझे और बताओ। हमारे यहाँ जल को जीवन दान देना कहा गया है कि जो जीवन दान देता है ना उसको जल कहते हैं, कि वो देवता समान हो गया। आप किसी को मरते हुए को पानी पिलाओ तो वो बोलेगा कि यार एक गिलास पानी पिला दिया, मेरा जीवन बचा लिया। पानी के लिए हम तरसते हैं, जल ही जीवन है। ये सूत्र दिया गया है। क्यों ये सूत्र दिया गया है? क्योंकि वो देवता के समान है। हम कोई कड़वा पानी या खारा पानी नहीं पी पाते। हमें मीठा ही पानी चाहिए। क्यों? हमारे अंदर कुदरत ने जीभ में जो दिया है ना, कुदरती, जो इससे हम लार बोलते हैं, वो कैसी होती है? मीठी होती है। इसीलिए उसको वैसा ही टेस्ट चाहिए। उसी से हम एक और चीज बता सकते हैं कि हमारी वाणी भी मीठी होनी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हमें कुदरती बख्शिश दी है जीभ के अंदर ही कि आप मीठा बोलो। क्योंकि आपको खुद को मीठा चाहिए ना, पानी मीठा चाहिए। आप कड़वा पानी नहीं पी पाते, खारा पानी नहीं पी पाते, उसको आप जनरेट करते हो, प्योरीफाई करते हो, तब वो मीठा होता है। इसीलिए हम मीठे पानी का, जो गंगा जी का है और सब नदियों का है, और खास करके गंगा नदी क्यों पवित्र इतनी है? क्योंकि वहाँ पे कार्तिक के महीने में बहुत रिचुअल होते हैं गंगा स्नान करने पे, और हमारे पितृ जो भी होते हैं ना वो वहीं से मोक्ष पाते हैं, गंगा नदी से ही। जिसको भी कोई भी पितृ का होती है ना दोष, वो जाके गंगा स्नान करे, धीरे धीरे उसके जीवन में पितृदोष खत्म होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल। आप देखो कि उसको माँ कहा गया है, और माँ क्या करती है? बच्चों की पीड़ा को हरती है। आप कोई भी पेन हो ना, स्नान कर लो गंगा का, आपकी पीड़ा सब कुछ माँ हर लेगी। हरती है। और वो जो जाके आप वहां जाते हो और फिर जो अनुभव होता है ना,
वो जाने से ही अनुभव हमको मिलता है कि वहाँ का पॉजिटिविटी ऑरा ही वहाँ की ऐसी है ना हरिद्वार की, कि आप मानो मत। इसीलिए वहाँ जाके गंगा स्नान करना हमारे पितरों के लिए बहुत खास है। और वो स्नान खास करके पूर्णिमा और अमावस्या को ज्यादा होता है। हाँ। और कार्तिक महीने में वहाँ भागवत कथा भी करवाई जाती है। अच्छा। हरिद्वार में वो भी हमारे पितरों को मोक्ष के लिए बहुत अच्छी होती है। वहाँ बैठ के ही सब करते हैं और सुनते हैं। हरिद्वार में, हरिद्वार के अंदर, तट के ऊपर वहीं पे, जैसे गया जी है पितरों के लिए। देखो नदियों को ही क्यों चुना गया? जल का बहुत बड़ा वो है ना भाई, हमारे पृथ्वी पे 70-60% वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वाटर है, तो जल हमको मतलब हर मिनट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ के अंदर। ऊपर नीचे वो चीजें हो रही है, तो इमोशनल इम्बैलेंस अगर है सब नदियों से, सब पानी से रिलेटिव है। नदियां तो आप मानोगे नहीं, भव सागर है। हिमालय के सागर से ऊपर से आके इतनी बह गई थी ना गंगा जी, तब उन्होंने, शिव जी ने उन्हें संभालने के लिए अपनी जटा में रखा था, क्योंकि भारत में प्रलय ना आ जाए। नहीं तो गंगा जी का प्रभाव इतना तीव्र था ना। जब बद्रीनाथ केदारनाथ ऊपर जाते हैं तो वहां पे डर लगता है वो आवाज से। इतनी तेज आवाज होती है वो पानी की कि मतलब आप, वो बद्रीनाथ, लेकिन आप देखो अलग अलग जगह पे है ना गंगा जी, तो हर जगह कई जगह है। तो वहां पे क्यों शांत हो गई? क्योंकि शिव ने अपनी जटा में उसको समेटा है, इसीलिए उनका प्रवाह थोड़ा कम हो गया, क्योंकि शीतलता प्रदान करे। वरना हम सब ये गंगा जी का जो स्नान कर पाते वो ना कर पाते। इनका जो विकराट रूप है ना, वो पूर्णिमा के दिन आप देखना। अच्छा। हाँ, बहुत होता है उनका रूप। और हम जब भी जाते हैं तो स्नान तो करके आते हैं। चलो, हम रिचुअल्स भी करते हैं, वहाँ दिया जलाते हैं, हम फूल बहाते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए हमारे चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए? नदियों की सेवा, उसकी साफ सफाई। हमने ये नहीं सोचा वो सरकार करेगी ऐसे सोचते हैं, लेकिन सच में हमें जब अपने खुद की जीवन में अनुभव करना हो कि हमें कोई चीज उसका इफेक्ट करे, तब हमें खुद करना चाहिए। आपने देखा कुंभ में इतने लोगों ने स्नान किया, वो माँ ने करवाया, सबके पाप माँ धोने के लिए कहाँ कहाँ से इंसान आया कुंभ में। कहीं ना कहीं किसी को ऐसे था, कुछ इच्छा लेके गया था कि मेरा ये काम हो, मैं कुंभ में जाऊं, क्योंकि कुंभ को महत्व इतना दिया गया था। तो किसी ने ये सोचा कि माँ थक गई होगी, अब चलो मैं उसके पैर दबा दूं। आप कभी जाना और गंगा माँ के पैर दबाना, अनुभव करना। दिखती नहीं है स्वरूप में, लेकिन आप उसके पैर दबाओ और उसकी सेवा करोगे ना, तो वो अंदर से उसको, आपको ऐसे लगेगा अरे सच में हम अपनी माँ के पैर दबा रहे। और वो सेवा का परिणाम है ना, वो हमें किस स्वरूप से आशीर्वाद का, जितना माँ का आशीर्वाद मिलता है उस तरीके से मिलता है हमें उसकी सेवा का। जहाँ हम गए, कोई भी नदियों में जाए, सिर्फ ऐसे नहीं नहाया, रिचुअल्स किए, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना हमारा बहुत महत्व है। छोड़ के आ जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि शनि और सैटर्न और चंद्रमा का कनेक्शन बनाते हैं बैड इन चीजों का। कि गंदगी कर देना। क्योंकि हमने तो अपना रिचुअल्स कर लिया, लेकिन उसका परिणाम क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने एक ही बाजू देखा, दूसरी बाजू नहीं देखा। कि हमने अपना तो काम कर दिया, अब दूसरी बाजू देखो कि आपको सफाई भी उतनी जरूरी है। और आप वहाँ तट पे बैठ के, हमने तो कुंभ में, मैंने और मेरे पति ने बहुत मंत्रों जाप किए तट पे बैठ के। वहाँ पे स्नान गंगा जी का किया और फिर वहाँ पे जाप, और वहाँ की जो एनर्जी हमने ली थी कुंभ में, बहुत बैलेंस। हम अमावस के दिन वहीं थे। वहाँ का जो पावर था गंगा स्नान का, वो इतना रिचुअल्स होता है ना कि मैजिक होने लगते हैं आपके जीवन में धीरे धीरे। नहीं तो उस दिन कितनी भीड़ थी। हमें कहीं नहीं भीड़ लगी थी, बताओ क्यों? क्योंकि हम शांति की जगह पे थे और हमने एक भाव हमारा था ना, वो अलग था कि भाई हम अपने दुखों के लिए नहीं जा रहे। हमने जितना भी वहाँ गंगा स्नान, पवित्र 3 नदियों का संगम का स्नान जो किया ना, उसमें हमने हमारे पितरों को दिया। सब जो हम यहाँ से लेके जा रहे, उसका पुण्य हमारे पितरों को मिले, हमें नहीं। क्योंकि हमारे पास तो लाइफ है ना, हम कर लेंगे, आगे कर लेंगे। लेकिन जो गए हैं उनके पीछे करने का मत। आप जब किसी को देते हो तो वो 2 गुना आपको आके मिलता है। इसलिए तो जल तत्व की जो राशियां हैं 4, 8, 12, वो सारी देने की राशियां हैं। और जल तत्व की है, तो वहां पे देने का बहुत महत्व है। और गंगा स्नान का
भी, जैसे स्कॉर्पियो जिनका बहुत प्रोमिनेंट होता है चार्ट के अंदर, बहुत सारे ग्रह बैठे हुए होते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। या लग्न किसी का स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, या चंद्रमा है, या मेजर ग्रह बैठे हुए हैं, या महादशा चल रही है, तो उनके लाइफ में इतने बदलाव आते हैं और प्रेशर आता है कि वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। ये मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी में देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को फिर गंगा स्नान के बारे में बोला कि आप है ना रेगुलर 5-6 महीने के गैप में जल्दी जल्दी करो, फिर चाहे आप साल में एक बार करने लग जाना। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जो आप प्रेशर फील कर रहे हो इतना ज्यादा, वो सब आपका एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर प्रेशर, रिस्क टेकिंग, झंझटें, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, एंग्जाइटी बहुत है, ये सब चीजें बहुत होती है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने गंगा स्नान के लिए बोला, उनकी लाइफ में बदलाव आए। फिर इसी तरीके से नक्षत्र पे जब रीड करते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर गंगा स्नान, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे भीष्म, हाँ, तो कैसे उन्होंने 8 वसुओं को पानी के अंदर बहा दिया था और लास्ट बचे थे भीम। तो गंगा के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है। और नक्षत्र लेवल पे, राशि लेवल पे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी या मैं रिचुअल बोल सकती हूँ कि कितने परिवर्तन आ जाते हैं। और जिन लोगों की चीजें अटक रही हैं, रुकावटें बहुत आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो एक तो ट्रैवलिंग, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा यात्रा तो उससे बदलेगा, यात्रा करने से और स्नान करने से और भोजन से। हाँ, क्योंकि चंद्रमा भोजन भी है। आप जितना सात्विक भोजन लोगे उतना आपका चंद्रमा बैलेंस होता जाएगा, और जितना आप तामसिक लोगे उतना आप क्या है, तामसिक ग्रह शनि मंगल, हाँ, ये आपके बढ़ते जाते हैं। और हम जितना सात्विक होते हैं उतना गुरु होता है, सोम होता है, वो सब सात्विक होते जाते हैं, ग्रह बैलेंस होते जाते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस भोजन का भी होता है, तो वो सात्विकता उसी से आती है। आपके जैसे कहते हैं हमारा जैसा अन्न वैसा मन, फिर वही मन को जोड़ा गया है, इसीलिए हमारे विचार है ना, सात्विक खाने से सात्विक विचार कुदरती तरीके से हमको आने लगते हैं। और मैम आप थोड़ा हमें उसके बारे में भी बताइए, युतियों के बारे में और राशियों के बारे में, चंद्रमा की। ठीक है, तो अपन, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है अपनी राशि के बारे में, और चंद्रमा की राशि तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है ना। तो 12 राशियों को हम कवर करते हैं जल्दी, फिर हम युतियों पे बात करेंगे। क्योंकि चंद्रमा जिस ग्रह के साथ में बैठा है ना, वो एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म के अंदर है, कि आपको चंद्रमा, आपके मन में विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं हर वक्त, ठीक है, और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले राशि करते हैं अपन, ठीक है। तो मेष राशि से स्टार्ट करते हैं, अग्नि तत्व की राशि है। तो मैंने देखा है जिनका चंद्रमा मेष राशि में होता है, वो लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी उनका की फैक्टर है लाइफ का, ठीक है ना। तेज चलते हैं, बहुत ज्यादा विचार, बहुत जल्दी आवेग के साथ में आते हैं, गुस्से वाले भी, फटाफट से गुस्सा आया, अग्नि है क्योंकि वहां पर। और वो लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग झुंड में रह के अपनी चीजें नहीं करते, वो लोग अकेले रहके करते हैं। लीडरशिप पावर बहुत अच्छी उन लोगों में होती है, मैदान में डटे रहते हैं, मैदान में खड़े रहते हैं मेष राशि वाले, और डरते वरते नहीं है। अगर इनका नेगेटिव साइड में देखूं, डार्क साइड, तो बस एक ही है, जल्दबाजी अगर ये कंट्रोल कर लें तो लाइफ की बहुत सारी नेगेटिव चीजों से ये लोग बच सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को लोग भी बहुत उकसा देते हैं। ये ऐसी राशि है ना कि कोई भी इनको फटक से उकसा सकता है, और ये कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी गुस्से में आके गलत काम कर सकते हैं। तो इनको सिर्फ अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करना है। बाकी तो लीडरशिप की राशि है मेष राशि, तो अच्छी राशि है। फिर मैं बात करूं वृष राशि की, ये अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, और यहाँ पे चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल होता है। ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अच्छा भोजन इन लोगों को चाहिए होता है, और ये लोगों का ऐसा होता है, चंद्रमा जिनका वृष का होता है, ये लोगों को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, वैसे ये लोग करते भी नहीं है। और टॉरस राशि वालों को मैंने देखा है, ये लोग है ना बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखते हैं सामान, खाने पीने का। अगर इनकी नीड है 4 लोगों की, तो इनके रसोई में आपको 10 लोगों का दिखेगा। इकट्ठा करके रख रहे हैं। चंद्रमा जिन लोगों का वृष का है, और इन लोगों को अपने परिवार के लोगों को बहुत भोजन कराना चाहिए, वो उनके लिए बेस्ट, इनके लिए समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि वृष राशि समृद्धि का राशि है, शुक्र की राशि है, और रिसोर्सेज की राशि है। तो ये जितना ज्यादा भोजन का खिलाएंगे और अपनी फैमिली वालों परिवार वालों को, हाँ, तो इनका चंद्रमा और इनका टॉरस वृष राशि दोनों ही मजबूत होगी। बिल्कुल। मिथुन राशि की बात करती हूँ।
मिथुन राशि फिर वायु तत्व की राशि है। इन लोगों को विचार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है, लेकिन डुअल पर्सनैलिटी कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है, लेकिन आप इनके विचारों को कभी जान नहीं सकते, इनके मन में क्या चल रहा है। और ये अभी मैं बात कर रही हूँ तो आप मेरी बात को सुन रही हो, हाँ। लेकिन मेरे माइंड में कुछ और चल रहा होगा। तो डुअलिटी विचारों के अंदर, क्योंकि मन है, विचार है। हाँ, विचार। अब वायु तत्व की राशि में आ गया मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा, तो इनके डुअल विचार हो गए। मन में कुछ चल रहा है, आपसे बात कुछ और कर रहे हैं, या फिर कंफ्यूज्ड है चीजों को लेकर कि यार 2 जगह काम है, दिल्ली भी जाना है, बॉम्बे भी जाना है, पहले कहाँ पे जाऊं। तो प्लानिंग कर रहा है दिल्ली जाने की, जाता जाता बॉम्बे टर्न कर गया, तो डुअलिटी आ गई फिर से। तो दो द्वंद्व में फंसे रहते हैं ये लोग हमेशा, डुअल माइंडसेट रहता है। लेकिन आइडियाज बहुत ग्रेट होते हैं, और आइडियाज कम्युनिकेशन बहुत ग्रेट होता है, फिर मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब कामों के लिए बेस्ट है मिथुन वालों का। और ये लोगों को ऐसा है, बेस्ट पार्ट इनका ये किसी को भी कोई आइडिया बता दे बैठे बैठे अपने दोस्त को कि यार ये आइडिया पे तू काम कर ले, उसका वो आइडिया हिट जाएगा। क्योंकि वायु है, इंटेलिजेंस है, तो दिमाग अच्छा है इन लोगों का, क्रिएटिव माइंडसेट है। अब कर्क राशि, कर्क राशि जल तत्व की राशि है। तो चंद्रमा जब कर्क राशि में होता है, ये लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं, अपनी बचपन की हर यादों को याद रखते हैं कि मेरे बचपन में हम छोटे थे तो ऐसे रहते थे, हमारी माँ ऐसे करती थी, हमारे पिताजी ऐसे करते थे। सारी भावनात्मक जितनी भी इनकी जीवन की गुड और बैड स्टोरीज होती है, उसके साथ में हमेशा वेल कनेक्टेड रहते हैं। और इनकी क्रिएटिविटी और वो जो इमोशनल क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर कर्क राशि वाला आपसे बात कर रहा है तो वो अपने साथ में आपको अपने बचपन में ले जाएगा और आप भी उसके बचपन में डूब जाएंगे। तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है कर्क राशि वालों की। अगर नेगेटिव साइड की बात बोलूं तो बस यही है कि ये हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, बुरा बहुत जल्दी मानते हैं, इससे इनको बचना चाहिए। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी के ऊपर भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो फिर पानी रोना जो उनका जल है वो आंसुओं में निकल रहा है, इसका ध्यान रखना है। फिर सिंह राशि, सिंह राशि फिर अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। और यहाँ पर जो गुस्से वाली अग्नि है, तो चंद्रमा जब सिंह राशि में होता है, ईगोइस्टिक होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें बहुत होती है। इन लोगों का मैंने एक चीज देखी है, ये लोग बुजुर्गों से, जो बड़े लोग होते हैं उम्र से, उनके साथ में बहुत अटैच होते हैं, और इनके मन में ये भाव होता है, क्योंकि चंद्रमा भाव है, तो इनका मन होता है कि हम लोगों के बीच में राजा के जैसे ट्रीट करें, क्योंकि सिंह राशि राजा की राशि है। इनको हमेशा एक अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर्स होते हैं ये लोग। किसी भी पार्टी में अंदर जाएंगे या किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो इनको लगता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, वो इनका फोकस है। मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूँ, सब मुझे देखें, क्योंकि एक राजा की राशि है, तो अच्छी है ये, बहुत राजा दिल के लोग होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है इन लोगों का। नेगेटिव साइड के अंदर बस यही है कि ईगो इनकी बहुत गंदी हो जाती है कई बार, तो ईगो की वजह से ये खुद को जला देते हैं। वो जो जलन है ना, वो काफी सारे नेगेटिव इनकी लाइफ में चीजें करवा देती है। फिर है आपका कन्या राशि, फिर ये पृथ्वी तत्व की राशि है, ठीक है, जोड़ तोड़ की राशि है, दुनिया की समझदारी की राशि है। तो ये लोग बहुत दुनियादारी के मामले में बहुत समझदार होते हैं, ना 2 रुपए किसी का ज्यादा लेंगे, ना 2 रुपए किसी को देंगे, बिल्कुल तोल मोल के ये लोग बात करते हैं, चीजें बिल्कुल हिसाब किताब, और हिसाब किताब में ये मास्टर होते हैं। इनको सालों की बात याद होती है कि यार उस इंसान ने मेरे को उस टाइम पे इतना दिया था, तो मेरे को भी रिटर्न में उतना ही करना है। कर्क राशि की जैसे नहीं कि भावनाओं में बह के आज प्यार आ गया तो सब कुछ लुटा दिया, दे के भूल नहीं जाना, नहीं लुटा दिया। हाँ, कन्या राशि वाला बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में लेन देन करके आ जाएगा। तो दुनियादारी की, बहुत समझदारी की राशि है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं ये लोग। फेथ लेवल जैसे कर्क राशि का होता है, वो फेथ इन लोगों में नहीं होता, तो उसकी वजह से ये एक इम्बैलेंस होता है। लेकिन वैसे ये लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, और मैंने बताया ना छोटे छोटे कामों के अंदर, क्योंकि कन्या राशि आपके डेली रूटीन को दिखाता है, तो डेली रूटीन के कामों के अंदर बड़ी समझदारी के साथ में काम करते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया तुला राशि, तुला राशि फिर वायु तत्व की राशि है, ठीक है। तो देखो
अब मुझे ऐसा लगता है, जैसे अपन बात करते हैं ना ये शुक्र की राशि मंगल की, अगर हम इसको तत्वों से कनेक्ट करें, क्योंकि सृष्टि पूरी तत्वों के ऊपर आधार है, तो जितना ज्यादा अगर आप बात करें, जैसे हम क्लास में बात में तत्वों से बहुत जोड़ते हैं, तत्वों से चीजें बहुत अच्छी निकल के आती हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ती है। तो फिर वायु तत्व आ गया, तो वायु का काम क्या है? बहना, फैलाव, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई शेप नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। तो चंद्रमा जब तुला राशि के अंदर आता है तो या तो ये लोग पूरी जिंदगी, क्योंकि तराजू है इसका वो, तो हमेशा बैलेंस ढूंढते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और वायु को अगर इम्बैलेंस हो जाए तो आपका दिमाग खराब करती है सीधा। अच्छा। मतलब आपको बिल्कुल दिमाग से सब पागल कर देना, है ना। और अगर बैलेंस फॉर्म में है तो वायु तत्व की सारी राशियां इंटेलिजेंस देती है। तो तुला का चंद्रमा जिसका भी है वो इंटेलिजेंट है, बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। शब्द, क्योंकि वायु क्या है? आपके वर्ड्स हैं जो लोग सुन रहे हैं, जो वायु में फैल रहे हैं, आपके शब्द भी तो फैलते हैं। तो शब्द इन लोगों के बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि सफोस्टिकेटेड, एटिकेट्स इनमें बहुत अच्छे होते हैं, बहुत चुन के शब्द बोलते हैं और सामने वाले को बहुत इम्प्रेस कर देते हैं। तो इम्प्रेसिव राशि, क्योंकि शुक्र भी इसके देवता है इस राशि के। फिर मैं आऊंगी वृश्चिक राशि पे, फिर वो जल तत्व की राशि है। वृश्चिक में जाके चंद्रमा नीच का हो जाता है। अब लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल सभी को ज्योतिष का छोटा मोटा ज्ञान सबको है, ठीक है, तो सबको अच्छा मेरे तो वृश्चिक का चंद्रमा है, नीच का है। कभी भी कोई ग्रह उच्च का या नीच कैसे, आप कभी भी कोई चीज को डिसाइड ना करें। जितने नीच के ग्रह हैं वो आपकी महादेव की ब्लेसिंग है, और जितने भी उच्च के ग्रह हैं वो भगवान विष्णु की ब्लेसिंग आपने है। अभी क्लास में बताया अभी क्लास में मैंने आपको ये बताया, क्योंकि लोग बाग इन चीजों से बहुत घबरा जाते हैं। तो जो नीच के प्लैनेट्स हैं वो भी आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करवाएंगे, और उच्च के ग्रह भी आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करवाएंगे। तो इन चीजों को कभी भी नेगेटिवली ले, अरे मेरा चंद्रमा, भाई चंद्रमा जिसका नीच का हो गया वो ज्यादा रिसर्च कर रहा है, वो ज्यादा गहराई में जा रहा है। अब डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट के ऊपर कि वृश्चिक का चंद्रमा उसको कहीं डिप्रेशन या गंदी चीजों में तो नेगेटिविटी में नहीं लेके जा रहा, डीप लेके नहीं जा रहा। नहीं तो साइंटिस्ट लोगों के आपको देखने को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर्स का तो मेन वृश्चिक राशि है, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च है ना वहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आ गई। तो मैं इसको कभी भी वृश्चिक के चंद्रमा को खराब नहीं बोलती हूँ। वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन देके और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करवाता है। फिर मैं बात करूंगी धनु राशि। ये फिर अग्नि तत्व की राशि है, और यहाँ पे जो अग्नि है वो ज्ञान की अग्नि है। जैसे मैंने मेष में बताया था जल्दबाजी की अग्नि है, सिंह राशि के अंदर गुस्से की अग्नि है, धनु राशि के अंदर ज्ञान की अग्नि है। तो ये ज्ञान की अग्नि से कई लोगों को जीवन में उजाला लेकर आते हैं। ज्ञान के थ्रू दीपक जलाया है, और कई लोगों के, क्योंकि ये कई लोगों को दिखा रही है, बहुत मासेस के अंदर दिखाती है। और सैजिटेरियस के अंदर अगर जब नेगेटिव पार्ट बोलूं तो ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और लोग बाग इनको सुनते भी हैं, तो इनको लगता है कई बार कि हम ही एक भगवान के जैसे, तो वो इनका एक नेगेटिव पार्ट है। बाकी बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं ये लोग, और लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं। बैंकिंग की राशि है ये, इकोनॉमिक्स को दिखाती है, लेकिन ये राशि वॉर की भी राशि है। तो अभी गोचर के अंदर शनि जो है वो धनु राशि को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए वॉर की सारी सिचुएशन हो रही है। क्योंकि इसका अगर आप सिंबल देखेंगे, साइन देखेंगे, तो एक आदमी घोड़े के ऊपर सवार है और तीर लेके चल रहा है। तो बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है। इनको आप कोई भी काम दे दो, या अपना सिर्फ वो काम करके आएंगे, राइट क्या है लेफ्ट क्या है ये कुछ भी नहीं देखेंगे, तीर लेके चल रहे हैं बस। तो ये बहुत ज्यादा, ये लोगों का भी बहुत ज्यादा फैमिली लाइफ, बच्चे, घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं, इनको तो हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ये लोग दौड़ते रहते हैं, धनु राशि वाले। फिर हम आते हैं मकर राशि। ये शनि की राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, और बहुत ही कार्मिक राशि है। लेकिन ये मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पे चंद्रमा जो है ओल्ड सोल के जैसे काम करता है। बहुत ही ज्यादा गंभीर विचार के ये होते हैं। शनि भी मकर राशि भी और कुंभ राशि भी, मकर में भी यही है, और हार्ड वर्किंग है। यहाँ पे चीजें आपको हार्ड वर्क करने के बाद ही मिलने वाली है। पुरानी चीजें हो गई, ज्यादा इनकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ओल्ड एजेड लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, या जो लोग बहुत कम बोलते हैं, या ये चंद्रमा मकर का कई बार लोगों को बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बनाता है, या फिर लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि शनि जो है वो आपके अंदर हीनता पैदा करता है। तो अगर नेगेटिव साइड में बोलूं तो हीनता, तो इन लोगों को कई बार अपनी चीजों से ये लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। पर्दे के पीछे रह के काम करना,
मकर राशि, और बहुत ही कार्मिक राशि है। हर चीज इनको जीवन में हार्ड वर्क करके मिलती है और हार्ड वर्क इनको करना भी चाहिए। फिर कुंभ राशि, फिर वायु तत्व की राशि है। यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, एकदम धमाधम, एक के बाद एक। तो अगर वो विचार कुछ क्रिएटिव वे में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं, आपकी एनर्जी वहां जा रही है। अगर नहीं है तो फिर ये राशि, चंद्रमा इस राशि में, कुंभ राशि वालों को बहुत बार एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, डार्कनेस, क्योंकि इसके कोलॉर्ड शनि और राहु दोनों हैं, तो ये चीजें भी इन लोगों की लाइफ में रहती है। इन चीजों का इन लोगों में मैंने ये देखा है, मकर राशि भी और कुंभ राशि, क्योंकि शनि की राशि है दोनों, और चंद्रमा जब इन राशियों के अंदर होते हैं तो ये लोग महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, स्पेशली कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि में जब चंद्रमा आता है, महादेव से उनका एक अलग अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन होता है। और जब अभी शनि कुंभ राशि में थे 2023 और 24 में, तो मेरे पास में ऐसे चार्ट बहुत आए, तो उससे और मुझे ये चीज बिल्कुल 100% हो गई कि यहाँ पे इन लोगों के ऊपर भगवान शिव की आराधना, उनकी तपस्या, उनकी साधना करने से इनका जीवन 180 बदल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आखिरी राशि मीन राशि, फिर जल तत्व की राशि है, और ये आपके वैसे पैरों को दिखाती है, ठीक है ना। तो ये देने की राशि है, और भगवान विष्णु गुरु इसके वो है। तो यहाँ पे चंद्रमा मीन राशि में आके अगर पॉजिटिव साइड में देखूं तो ये इंसान कभी भी कोई चीज दे रहा है ना, तो कुछ सोच समझ के नहीं दे रहा है कि मैंने आपको ये चीज दी तो अच्छा मैं इसलिए दे रही हूँ, भावना जी मेरे पास आई है, इनसे मेरा 4 काम निकलेगा, ये ऐसे होगा, वो उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, वो दे रहा है बस। और अगर वो ऐसा करे, क्योंकि 12वां घर, 12वीं राशि इतनी पावरफुल है, अथाह लक्ष्मी है यहाँ पे, भगवान विष्णु का वास है यहाँ पे, और एक ही फिलॉसफी काम करती है। अगर आपको मतलब बोलते हैं ना कि टॉप पे पहुंचना है किसी भी चीज की, तो जो लोग देने में बिलीव करने लग जाते हैं तो उनका घड़ा वो बढ़ता जाता है, दे के भूल जाना। तो रेवती नक्षत्र जो सबसे सुंदर नक्षत्र है, वो इस राशि के अंदर आ रहा है। हाँ। बस इसका डार्क साइड यही है कि ये लोग इतने ज्यादा भावुक होते हैं कि ये पुरानी चीजों को लेट गो नहीं कर पाते, उसी के अंदर ये लोग साइकिल करते रहते हैं। और देने की आदत इतनी, मतलब इनकी, वैसे इनको लगता है देना मतलब कि दिन भर बेफालतू की चीजों की भी, जिसको जरूरत नहीं है उसकी भी हम सेवा कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अच्छा ये है, बिल्कुल सेवा ही है मीन राशि। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका 5-10 साल का बच्चा है, वो बढ़िया हष्ट पुष्ट है, बढ़िया उसका दिमाग चल रहा है, लेकिन वो माँ क्या करेगी, बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना भी ला देती हूँ, बैठे बैठे मैं तेरे को पानी भी दे देती हूँ। उसको लग रहा है ये मेरी सेवा है। लेकिन ये फ्लिप नेगेटिव साइड है इसका, जिसको जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप उसको अपंग बना रहे हैं और आप अपनी मीन राशि को भी खराब कर रहे हैं। पहले ये देखना जरूरी है कि किसको देना है, किसको हमारी सेवा की जरूरत है, जो बिल्कुल सही है, उसको जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों को ये इम्बैलेंस मीन राशि वालों को देखना चाहिए कि कहाँ हमारी सेवा जानी चाहिए, राइट, किसको सेवा एनर्जी है ना, एनर्जी है बिल्कुल। तो सेवा भाव की है राशि, सेवा भावी ये लोग होते हैं, देने में हमेशा आगे रहते हैं ये लोग। और हम ग्रह के साथ युति के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि युतियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं युति में भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि युति तो युति है ही, कि कोई ग्रह आपका किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। अगर आपके चार्ट के अंदर कोई ग्रह 13 डिग्री पे बैठा हुआ है, चंद्रमा 13 डिग्री पे एग्जाम्पल के लिए, और शुक्र भी अगर 12, 13, 14 डिग्री पे, तो हम उसको भी युति मानेंगे। अच्छा। चाहे वो कहीं पे भी किसी भी भाव में डिग्री सेम होने के लिए, डिग्री सेम या आगे पीछे 1-2 डिग्री भी होने पे भी वो युति बनाएंगे, उसके फल हम देखेंगे। और चंद्रमा का किसी भी ग्रह के साथ में युति बनाना है ना, वो उस चार्ट को बहुत ज्यादा बदल देता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति में चल रहा है, विचार बहुत जल्दी 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 आपको दे रहा है, मन की गति सबसे तेज है, जो कहीं पर भी किसी भी स्पीड में जा सकती है। अब उसने उस ग्रह के साथ में युति बना के उसको भी गति दे दी। हाँ। अब कैसा ग्रह इन्वॉल्वमेंट है और कैसी गति आपको मिल रही है, ये आपका चार्ट बताएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुरु को लेते हैं, ठीक है, कि चंद्रमा अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु एक सात्विक ग्रह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सात्विक विचार है, गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है। इस योग का मतलब ही यही है, लोग बाग इस योग के ऊपर बहुत बातें करते हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया है बहुत ही आसान भाषा के अंदर, चंद्र और गुरु अगर साथ में है तो वो आपको सात्विक विचार दे रहे हैं, शुद्ध विचार दे रहे हैं, इसका मन साफ है, इसको अच्छी चीज आती है, ठग नहीं कर सकता किसी के साथ में।
वो ऐसे विचार नहीं आ रहे कि नहीं यार ये अगर वो करता भी है ना, मैंने ये चीज देखी है, गुरु और चंद्रमा की जब युति बनती है, अगर उसके भाई विचार है ना, ऐसा नहीं होता है हर वक्त अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चोर के मन में भी कभी अच्छे विचार आ जाते हैं और अच्छे सात्विक के भी डाकू के विचार आ जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हर टाइम एक जैसे विचार चल रहे हैं। लेकिन जिसकी ये युति है ना, उसके कितने भी नेगेटिव विचार आ जाए, कुछ भी गलत गंदे विचार आ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द टाइम हमेशा उसको फिर से वो गुरु वहीं ले आएगा कि नहीं यार, अगर वो काम कर भी लेगा तो भी उसको पश्चाताप होएगा बाद में कि यार ये तो मेरा धर्म नहीं था। है ना, कई लोग देखो आप पहले बहुत गंदे काम करके और अचानक से बदल जाते हैं। हाँ, वो गुरु की शक्ति है कि विचार अच्छे तरफ आ जाते हैं, कर लेते हैं, हो जाता है, लेकिन उनको विचार आता है। हाँ, अगर वही चंद्रमा राहु के साथ में, उनको कभी वो विचार ही नहीं आएगा। वो आराम से, उनको लगेगा क्यों यार, ठग में क्या दिक्कत है, नेगेटिव करने में क्या दिक्कत है, इससे क्या होता है, सब करते हैं, आगे बढ़ने का तरीका यही है, जीवन में अगर सर्वाइव, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो आपको 10 लॉजिक दे देंगे। लेकिन चंद्रमा और गुरु वाले को अगर वो कर भी लेगा तो फिर उनको गुरु सही बात पे लेकर आएगा और फिर उनको पश्चाताप होएगा कि यार वो चीज मैंने गलत करी। और वो पश्चाताप भी करते भी है। पश्चाताप ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कर भी लिया, हो भी गई, गलती सबसे होती है, ठीक है ना, देवताओं से भी हुई है, लेकिन जो अंदर का आपका सेल्फ रियलाइजेशन है ना, अगर वो आपका दरवाजा खटखटा रहा है कि यार वो चीज गलत हुई थी, वही है ना। तो चंद्र गुरु, ठीक है। फिर चंद्र और मंगल। हाँ। चंद्र मंगल वाली जो महिलाएं होती है ना, वो तो बहुत सुंदर होती है। अच्छा, ठीक है, उनके चेहरे में बड़ा तेज होता है, बात भी करेंगी, चलेंगी भी, तो काफी उनके अंदर तेज है। अब चंद्रमा वो दे रहा है, गति दे रहा है मंगल को। अब दोनों साइड बात की बातें हो गई कि या तो गुस्सा बहुत गति से आ रहा है, जा रहा है, या फिर चंद्र मंगल वाले लोग एक्शन ओरिएंटेड है, तुरंत बैठेंगे नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट से यार करो यार, ये काम लेके सोचा है ना, चलो उसको स्टार्ट करो, खत्म करो उसको फटाफट से। क्लास में बताया था एक बार, शादी हो ना तो चंद्र मंगल वाले को दे दो, वो सब काम निपटा देगा। हाँ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, इनिशिएशन करो फटाफट से। तो चंद्र मंगल इन सब कामों के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन आवेग बहुत रहता है इन लोगों में, विचारों का। वो आवेग को इनको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जो भी मंगल की रेमेडीज हैं वो करनी चाहिए, जैसे हमने पहले बताई ना, पूर्णिमा की आपने बताया ना, चंद्रमा, हनुमान जयंती की। हाँ, फिर वहीं से ही सारी चीजें आ गई हैं। बिल्कुल, अभी आपने उसके अंदर सारे 12 पूर्णिमा कवर करी। उसमें आपने इनका दत्तात्रेय पूर्णिमा का बताया, तो चंद्र गुरु का है, उन लोगों को करनी चाहिए अगर युति है तो बहुत बेस्ट है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, उसमें भावना जी ने 12 महीने की जो पूर्णिमा है उसके पूरे महत्व ग्रहों के हिसाब से बताए हैं। वो हर युति के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसको डेप्थ में देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स आपके जो है वो खुलेंगे उसके ऊपर। फिर आपका आ गया चंद्र शनि। ठीक है, चंद्र शनि के युति में कई लोग इसको विष योग बोलते हैं। विष योग इसलिए क्योंकि शनि एक थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है, थोड़ा विचारों को सुस्त करता है और बहुत ही आपको जैसे बोलते हैं ना कि पुरानी नेगेटिव चीजों से जोड़े रखता है। एक तो ये नेगेटिव जो दुनिया बात कर रही है, हमारे सब क्लासिकल टेक्स्ट में भी लिखा है, लेकिन हर जगह नेगेटिव नहीं लिखा है। ये लोग साधना के लेवल पे जो चंद्र शनि वाला पहुंच सकता है वो कोई और नहीं पहुंच सकता, क्योंकि साधना में क्या चाहिए, पेशेंस, धीरज चाहिए। धीरे धीरे मनी मन में, क्योंकि वे धीरे धीरे करते करते वो इंसान, तो साधनाओं के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, हर वक्त आपको एक पॉजिटिव आदमी, हर किसी इंसान में पॉजिटिविटी ढूंढता है, लेकिन शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये लोग है ना, अगर मेरी पॉजिटिविटी देख रहे हैं तो इनको मेरा डार्क साइड भी दिख जाएगा, जो वो भी जरूरी है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। तो ये लोग ये बता देंगे कि भाई ठीक है, इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन मुझे इंट्यूशन है, मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि यार इसके कुछ ना कुछ ये भी चीजें हो सकती है। ये शनि चंद्र वाला इवेल्युएट कर लेगा। जो लोग सारे काम कर रहे हैं, एक किसी को फॉलो कर रहे हैं, शनि चंद्र वाला पीछे हट जाएगा कि पहले इन लोगों को देख लूं मैं, हाँ, बाद में मैं करूंगा, बाद में कम करूंगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि सबके सभी एक जैसे एक वेग में जा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आपको कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अनुभव करने के लिए कहता है, एक्सपीरियंस, हाँ, कि एक्सपीरियंस करो। मेरा ही है चंद्रमा और शनि साथ में, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई काम हाथ में नहीं लेती, ऐसे लगता है नहीं हम नहीं कर सकते, इसके लिए अनुभव होना चाहिए। और दूसरा
कि आपने जो बोला ना कि धीरे धीरे, तो मेरा शनि चंद्रमा का योग अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव हम ससुराल को भी बताते हैं। और मैंने देखो शादी के बाद धीरे धीरे अपना आराम से काम किया। करेक्ट। और जब आप आई होंगी तो वहां पे बड़ा डिप्रेसिव सा माहौल होगा। हाँ, वही था, डिप्रेशन सा माहौल और पीड़ाएं, बहुत कुछ था। और धीरे धीरे आपने बदल दिया होगा। हाँ, और मैंने धीरे धीरे अपना जो काम, क्योंकि शनि किसको दिखाता है कि जो काम करेगा उसी को फल मिलेगा। हाँ, आपने अपने शरीर का भी बहुत सारा काम करके और उन चीजों को ठीक किया है, सेवा दी होगी आपने ससुराल में आके। ससुराल में आके मैंने 16 साल सेवा दी, और देखो जैसे 36 लगा वैसे शनि ने एक्टिव होना चालू कर दिया, क्योंकि अष्टम भाव से हम ज्योतिष को भी देख सकते हैं। तो देखा ना धीरे धीरे, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। आपका अष्टम भाव में शनि चंद्र है ना। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आपको लोगों की पीड़ाएं उनके बिना बोले ही समझ में आ जाएगी। हाँ, आ भी जाती है, और मुझे फोन भी इतने आते हैं, सुनना ही पड़ता है मुझे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। पहले तो मैं सोचती थी कि क्यों ये सब मुझे फोन करते हैं, लेकिन अब ज्योतिष पढ़ने के बाद पता चलता है कि आपका कर्म अटैच है, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह और चंद्रमा के साथ में हो गया, तो आप लोगों की पीड़ाएं बहुत ही गहरी जो किसी और को बता ही नहीं सकते, वो आपको कहीं ना कहीं बता देते हैं वो लोग। और आप उनके विचारों को कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं उन लोगों को महादेव से कनेक्ट करती होंगी। हाँ, महादेव से, या फिर वाटर के रिचुअल्स। मैं पहले या नेचर से कनेक्ट करती हूँ सबको। नेचर से मैं तो नेचर है। हाँ, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप नेचर से कनेक्ट हो जाओ ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जितने लोग पीड़ादायक होते हैं वो थोड़े थोड़े नेचर से कनेक्ट नहीं होते। नेचर उनको पीड़ा है, जब तो वो नेचर की गोद में जा ही नहीं रहे ना, माँ की गोद में जा ही नहीं रहे। ईगो बहुत ज्यादा है। कई कहते हैं कि मेरे ससुराल में ऐसा है, मेरा पति, अरे देखो तुम सुबह उठो, दिया धूप जलाओ, और देखो तुम्हारे घर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, हम 10 बजे ही नहाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम खुद के ही घर में आती है। कई लोग कहते हैं मेरी बात ये नहीं सुनता, मेरी बात वो नहीं सुनता। अरे तुम किसी की बात सुनो तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ऐसे फैमिली प्रॉब्लम छोटे, लेकिन वो भी उनके लिए दिमाग के लिए इतने बड़े प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है, और उनको पता ही नहीं चलता। और फिर वो, मैं बात करती हूँ तो वो हिल भी हो जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आपका पूर्वाषाढ़ा भी आ रहा है, तो हीलिंग, एनर्जाइज कर देना उन लोगों को। बस बात कर लो तो उनको ऐसे लगा तो आप सही यूटिलाइज कर रही हो शनि और चंद्रमा की एनर्जी को अष्टम भाव के अंदर। तो मैं कर लेती हूँ फिर बात, मेरा काम छोड़ के भी कि नहीं भाई। ये लोग बहुत बड़े योगी भी बन सकते हैं, ये लोग बड़ी साधनाएं कर लेना, टफ साधनाएं कर लेना, टफ पूजाएं कर लेना, जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए, जप करना है, तपना है, बैठना है घंटों तक, ये लोग कर लेंगे। सैटर्न मून वाले, सैटर्न मून वालों को इन लोगों को भी फूड की वेस्टेज नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को गरीबों को खाना बहुत खिलाना चाहिए। सैटर्न क्योंकि मासेस हैं, इस तरीके के लोग हैं जिनको स्कैरसिटी है, कमी है चीजों की, तो इन लोगों को करना चाहिए। फिर आपका आ गया चंद्रमा और राहु। तो चंद्रमा जब राहु के साथ आएगा तो ग्रहण लगा देता है, तो राहु ने ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा तो मन पे ग्रहण है, तो और राहु जो है वो डार्कनेस को दिखाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना डाउट्स रहते हैं। ये लोग डाउट से इतना परेशान रहते हैं, अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, अच्छी जॉब पे होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन इनके मन जो है ना विचलित रहता है, इतना विचलित रहता है। और इस पे भी हमने भी बात की थी पिछले वाले एपिसोड में कि इन लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या भजन या मंत्र या जो भी हमने पूर्णिमा के बारे में बताया, वो दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा का तो क्योंकि राहु शांत हो सकता है, शांत रहेगा। तो चंद्र और राहु ग्रहण, लेकिन इमेजिनेशन पावर इनकी, ये अगर फिल्म इंडस्ट्री में हो या कोई भी ऐसा काम जहां पर ये अपने विचारों से लोगों को जोड़ रहे हैं, जैसे मनोरंजन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ये बना सकता है, इनको बहुत नेम फेम दे सकता है। राहु चंद्रमा वाले जैसे बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे भी देख लो ना, तो वो वीडियोग्राफिक अच्छी कर लेते हैं, छोटे वीडियोस अच्छे बना लेते हैं। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है, आज ऐसे लगा कि आज मम्मी बहुत बड़ी अच्छी है मेरे लिए, कल वही सोचेंगे मम्मी तो ऐसी है। ये मैंने फील किया है।
राहु चंद्रमा वालों का। आज आप अच्छे लग रहे हो ना, डाउट आ गया। हाँ, आज आप अच्छे लग रहे हो और कल आप ही बुरे लगोगे, डाउट आ गया। हाँ, फिर बोलोगे नहीं ये तो मुझे पर्सनैलिटी होता है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, और फिर कल बोलेंगे नहीं मम्मी ने, जब हम उसके हिसाब से ना चले ना तो डाउट। आपने बहुत सही पकड़ी है ये चीज, तुरंत लोगों को डाउट उससे ये परेशान रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है, मेरे घर में है राहु चंद्रमा वाले, तो उनको मैं जब देखती हूँ डेली रूटीन में ना कि उनका नेचर तो पता चल जाता है हमको, तो भाई हाँ इनका क्यों ये, फिर पता चला पढ़ने के हिसाब से कि ये राहु चंद्रमा का है। जिससे सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं उसी से नफरत करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सब शांत हो जाएंगे, रो भी बहुत देते हैं वो लोग, बार बार भय होता है लोगों को, हाँ, फियर बहुत होता है, रो देते हैं बार बार, डर लगता है। कई बार मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन देखे चंद्र राहु जो बहुत बहुत ज्यादा मैलेफिक इम्पैक्ट में, तो उनको फिर कैसा सिजियोफ्रेनिक हो गए, बैठे बैठे कुछ दिख रहा है, हाँ, यहाँ से कुछ गया था ना, उनको सपने भी बहुत आते हैं, नेगेटिव आते हैं, हाँ बहुत आते हैं। इन लोगों को तो वो पूर्णिमा वाला रिचुअल जरूर करना चाहिए, तो धीरे धीरे मन में से ग्रहण खत्म हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे भी लगा था, तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति करी थी सोमनाथ मंदिर में जाकर, तो उनका वो जो था वो कर्स था वो खत्म हुआ था, तो जो धब्बा है ना वहाँ पे लग गया, वो ब्लैकनेस आ गई थी, ग्रहण लग गया था। तो पार्थेश्वर महादेव खास बना के पूजा करें। वो कैसे बताओ? जैसे हम कोई नदी होती है या फिर समुद्र है ना, सोमनाथ की यहाँ समुद्र है, वहाँ वही नदी या समुद्र की मिट्टी लेके फिर उसका शिवलिंग, जैसे राम भगवान ने रामेश्वर, अच्छा, खुद बनाए वहाँ पे मिट्टी का, वही हम बनाए और पूजा अर्चना करें, और फिर वो पानी के बहाव से फिर चले जाएंगे। लेकिन सोम देवता ने भी तो ये की थी, चंद्र देवता ने तो वही शिवलिंग बना के, और फिर उसको पार्थेश्वर महादेव बोलते हैं। अच्छा, वो पार्थेश्वर महादेव, आप देखो परसोत्तम महीना होता है ना, अधिक मास, हाँ, उस टाइम पे भी बनाना बहुत अच्छा है। अच्छा, और आप अगर घर में भी, जैसे शिवलिंग में कई जगह ऐसी होती है कि आपको पूजा करने नहीं देते स्त्रियों को, कि नहीं भी अंदर नहीं जाना है स्त्रियों को, तो आप घर में भी आपका तुलसी का पौधा हो या फिर कोई पेड़ पौधे लगाए और उसमें भी आप ऐसे शिवलिंग बना लो, मिट्टी से, उसी मिट्टी से कहीं ना जाओ, उसी मिट्टी से बनाओ, उसकी पूजा करो और फिर पानी डाल दो। जितनी टाइम आप पूजा करें पार्थेश्वर महादेव बनाओ। और शिव पुराण में पार्थेश्वर महादेव का बहुत बड़ा दिया गया है, वर्णन है उसमें पार्थेश्वर महादेव का, कि हम पार्थेश्वर महादेव बनाते हैं तो उससे क्या क्या बैलेंस होते हैं। और जिसका राहु चंद्रमा हो वो तो खास सोमनाथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डाउट से बहुत परेशान इम्बैलेंस, विचलित रहता है, और कई बार उनको इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि अपनी ही, मतलब मैंने ऐसे देखे लोग अपनी माँ के ऊपर शक कर रहे हैं, अपने पिताजी पे, अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी हस्बैंड, अपने बच्चे। मैंने भी वो अनुभव किया है, शक करते हैं, उनको शक होता है हर चीज के अंदर, ये मेरे लिए सही सोच रहा है या नहीं। यस, ये शक बहुत होता है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, काफी। अब ये क्या, ये चीजें देखो मानसिक है, ये दिखती नहीं है चंद्रमा की, लेकिन जो पीड़ित है, आप सोचो उसका क्या हाल है, कि आपकी वो बीमारी दिख नहीं रही है, आप उस पीड़ा में भी हो, और सबसे बड़ी बात, जब चंद्रमा राहु को कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उनको ये नहीं पता कि हम ये पीड़ा में है। सबसे बड़ा तो कि आपको कोई बीमारी है और आपको पता ही नहीं है कि आपको ये बीमारी है। तो सोचो ये कितनी मन का परेशानी है, मन विचलित हो जाता है एकदम से। तो चंद्रमा राहु के लिए ये हो गया, लेकिन अगर ये इसको बैलेंस कर लें तो अपन ने जो बताया, ये मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, जैसे आपने बोला, फोटोग्राफी, ऐसी छोटे छोटे वीडियोस बना लेते हैं वो, ये जिस डेप्थ में जाएंगे, और पूरी, क्योंकि मासिस भी है ना चंद्रमा, उनको भी खींच के ले जाते हैं, तो लोगों को वो जो चीजें नहीं है ना, वो भी सच्ची दुनिया लगती है कि अच्छा ये सच्ची दुनिया होगी, इमेजिनेशन वर्ल्ड जो हम बोलते हैं, या फिर आपकी बात सही है। वो लोग है ना सपनों की दुनिया में बहुत लेके जाते हैं, सपनों की दुनिया में होता नहीं है, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियंस के बहुत दिखेंगे, फिल्म, ये जो स्टार्स होते हैं इनके बहुत, क्या सपनों की दुनिया में ले जाते हैं आपको उठा के, कि यार ऐसा होगा, 2030 में ऐसा होगा, 35 में ये होगा, सब दिखाना आगे, क्योंकि राहु फ्यूचरिस्टिक है, आगे की चीजें, ठीक है ना। अब चंद्रमा मन है तो आपके मन को उठा के फ्यूचर में ले गए, तो ये लोग इन चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, चंद्रमा और केतु, ये वैराग्य उत्पन्न करता है, डिटैच करता है चीजों से। अब इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सन्यासी हैं ये लोग, गृहस्थ में रह के भी अपने सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिटैच है, अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं, चीजें को इतनी इम्पैक्ट नहीं कर रही, अकेलेपन में भी खुश हैं, अपनी चीजों में खुश हैं। ये लोग
खोए हुए होते हैं ज्यादातर, चंद्र केतु वाले मैंने देखा है। हाँ, 50 लोग भी बैठे हैं ना, तो ये अपनी किसी दुनिया में खोए हुए हैं। और आप कुछ बात करते करते इनको बोलोगे ना, है ना, ऐसा होता है ना, हाँ, मतलब एकदम से ये इनको लगता है अच्छा हाँ, कुछ बात हो रही थी। ये प्योर अपने में खोए रहना, सॉरी, चंद्रमा और केतु की एनर्जी है। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में ये है कि अस्थिरता है बहुत ज्यादा, कटाव है बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ कि सबसे बस इनको ये लगता है कि सबसे कट जाओ, मतलब या तो नहीं, सबसे कट गए। अब ये कटना इनके लिए एक सबसे बड़ा पीड़ा है। अच्छा। क्योंकि केतु यहाँ पे इनको लोगों के मन से काटता है बहुत। हाँ, विचार है ना, तो इनको फिर अकेलापन जो है, हाँ, तो बहुत ज्यादा लोनर होते हैं ये लोग, हो सकते हैं। या इनको लगता है कि हमारी बातें लोग समझ नहीं पाते, फीलिंग नहीं समझ पाना। क्योंकि केतु के पास में हेड नहीं है, चंद्रमा के पास में विचार है, तो वो अपने विचार लोगों को व्यक्त नहीं कर पा रहा। उसको लग रहा है कि लोग मेरी भावनाओं को समझ नहीं रहे, लोग मेरी भावनाओं को समझ नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये लोग। लेकिन साधना की नजर से चंद्र और केतु, ज्योतिष की दुनिया में ये जो योग है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और कौन सा ग्रह बचा है? चंद्र, शुक्र और चंद्र। हाँ, चंद्रमा और बुध ले लेते हैं। चंद्रमा जब बुध के साथ आता है, देखो सब चीजों में नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, ठीक है ना। हमारा काम है उसको बैलेंस करना। तो इसके अंदर मैंने ये देखा है कि अगर ये बहुत क्लोज कंजंक्शन युति बन जाती है तो इन लोगों के र्यूमर्स बहुत फैल जाते हैं। अच्छा। कई बार, क्योंकि बुध ग्रह तो है ही गॉसिप्स का, हाँ, है ना, बातचीत बातें। हाँ। चंद्रमा आ गया, अब इसका ये भी हो सकता है कि इसका मन इनमें लगता है बातचीत करने में या गॉसिप करने में। हाँ, मतलब इसकी करने में, फोन पे बातें कर रहा है घंटों घंटों, या लोगों की गॉसिप कर रहा है घंटों घंटों। तो ये चंद्रमा और मरकरी, या फिर दोनों फ्रेंडली नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर पे दाग लग जाना कभी। सही, ये है। अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड में देखूं तो चंद्रमा और मरकरी का कंजंक्शन है, तो ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। मैथ्स बहुत अच्छी बताएंगे, मैथ्स अच्छी पढ़ाएंगे, ज्योतिष बहुत अच्छी पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो इन सब कामों के अंदर ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। इनके दोस्त भी बदलते रहते हैं, क्योंकि मरकरी दोस्त है। या इनकी बुआ, मौसी, बेटी वाले जो रिलेशंस है, इनकी लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर को लेकर कोई ना कोई दोष लगना, कुछ लांछन लगना, ऐसे इवेंट्स भी इनके लाइफ में हो सकते हैं। फिर चंद्रमा और शुक्र, ये लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन है दोनों ही, और इसमें भी देने वाली प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इनको देना भी बहुत चाहिए। अगर मैलेफिक का कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए या दृष्टि आ जाए तो फिर जाके कुछ कैरेक्टर की हम वो बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपका कैरेक्टर को, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाता है, और चंद्रमा विचार, तो आपका विचार अलग अलग लोगों पे जा रहे हैं बार बार, कि कभी इससे अट्रैक्ट हो गए, कभी मन इससे अट्रैक्ट हो गया, कभी मन इससे, या फिर चंचलता इंसान पे नहीं हो तो चीजों पे हो जाए। कि आज मेरे को ये सेट चाहिए, आज मुझे ये साड़ी चाहिए, आज मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो ये सब चीज से इंसान मन से अपने मन को घुमाया जा रहा है। शुक्र की लालसा मन में बढ़ती चली जा रही है, सब चाहिए। हाँ, लेकिन अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा, चंचल है, बातूनी है बहुत ज्यादा। डिम्पल्स पड़ेंगे इनके, चीक्स पड़े यहाँ से भरे भरे होंगे, हंसी बहुत अच्छी होगी, आंखें बिल्कुल पानीदार होगी। अच्छा, तो शुक्र चंद्रमा हो गए ना सारे ग्रह। तो मुझे लगता है होपफुली आज का ये जो एपिसोड है, बता दे। हाँ, रेमेडीज बताओ कुछ चंद्र की, आप बताओ अच्छी कुछ। एक आपने भी मुझे बताई थी, अपन बात कर रहे थे जब, कि वो चावल के अंदर, वो बताओ। हमारे सुख समृद्धि के लिए होती है। जैसे कि किचन में हम चावल रखते हैं ना, उसमें हम चांदी का कॉइन रख लें नीचे डब्बे में, वो रखा रहने दें। जैसे चावल तो बदलते रहते हैं, तो हम वो उसी डब्बे में रखें। ठीक, क्योंकि पहले तो क्या था पता है, धातु, ये एल्यूमिनियम या स्टील तो था नहीं, पीतल, तांबा, सोना, चांदी। तब चांदी के डब्बे में रखा जाता था चावल। लेकिन अब वो नहीं है, तो हम उस चांदी के सिक्के को रखे। चावल के डब्बे के अंदर चांदी का सिक्का रहने दे, उससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। क्योंकि फिर क्या हुआ, चंद्रमा और चांदी दोनों सेकंड हाउस का हो गया। हाँ, उससे हमारे खाने पीने की चीजें। आपने बहुत अच्छी चीज बताई है ये,
मेरी मदर ने एक बार मुझे एक चांदी की डिब्बी ऐसी थी पुरानी सी, जो शायद उनको भी उनकी मेरी नानी ने दी होगी, वो ऐसे छोटी सी डिब्बी ऐसे खुल जाती है ना, जिसमें पहले शायद इलायची कुछ, तो मेरी वो बहुत सालों पुरानी, तो मेरी मदर ने उसमें पूरे चावल भर के, और पता नहीं शायद पुष्य नक्षत्र था, मेरे को याद नहीं, काफी साल पुरानी बात है ये, तो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी वो एक दिन। तो मेरी मम्मी को नक्षत्र का कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि पुष्य नक्षत्र है ना, पुष्य नक्षत्र। लेकिन उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। तो मदर हो गया चंद्रमा, उन्होंने चांदी की चीज में रखी। तो आप ये बोल रहे हो सुख समृद्धि, माता का आशीर्वाद, उससे क्या होता है हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती, आपका खाना पीना कभी कम नहीं होता ये रेमेडी से। ये मुझे आपने जब बताई ना रेमेडी, तभी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने सोचा ये तो मैं भी करूंगी। कि डब्बे के अंदर एक बार इसको रिपीट कर दो एक बार वापस से। हमारा जो किचन में डब्बा होता है चावल का, उसके अंदर हम चांदी का कॉइन लेके स्थापित कर दे, उसको बदलना नहीं है। ठीक है, चावल बदल सकते हैं, लेकिन चांदी का कॉइन नीचे रखा रहने देना है। ठीक है, जब हम धोते करते हैं तब ठीक है, लेकिन उसमें स्थापित किया हो, जैसे हम मंदिर में भी भगवान को साफ सफाई करते हैं, बस उसी तरह से हमने वो चंद्रमा को समझो आपने किचन में स्थापित कर दिया। और सेकंड हाउस में ठीक है, खाने पीने की चीजें, और फिर महादेव की पूजा जो सब जानते ही है, सबसे सिंपल है, जो सुकून है। वो जल चढ़ा के, जल जो नीचे जाता है ना, उसको उठा के आप सिर्फ सर पे लगा लो, 42 डेज तक भी अगर इंसान करता है ना। मेरे पास में मतलब इतना टाइम नहीं है, मस्तक क्या है विचार, मैंने ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास में है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसी रेमेडीज इसके जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तन आ गए। हमने सच बताऊं, ये रेमेडी का नाम ही गलत दिया। रेमेडी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ये रेमेडी नहीं है, रिचुअल्स है हमारे, और जो हम करते थे, लेकिन हम फिर वही भारतीय संस्कृति से बिछड़ने के कारण अब हम ये नए नाम रेमेडी देते हैं, लेकिन ये सब तो पहले से था ही। लेकिन हमने जो छोड़ा है वही वापस लेके जा रहे हैं। तो वो शिव भक्ति, शिव उपासना, आप जो भी करो, शिव पंचाक्षरी मंत्र भी आता है, आप सुनना, वो भी आपके माइंड को इतना हील करता है। मैं हर सुबह सुनती हूँ। अच्छा, वो भी हील करता है। वो इतना पावरफुल है ना कि आप ना सुनो ना तो आपको फिर चैन नहीं आएगा। कि नहीं यार, मेरी सुबह नहीं हुई, मैं एक बार उसको सुन लो। पंचाक्षरी स्तोत्र वो भी है। फिर हमारे श्री रुद्रम भी है ऐसे ही। श्री रुद्रम को भी आप लगाएंगे ना, तो वहां पे भगवान शिव की वो प्रतिमा दिखाई गई है, और उसमें बड़ा सारा चांद है। वो जो चंद्रमा है ना, वो यूट्यूब पे जो मैं सुनती हूँ, वो पिक्चर ही अपने आप में हील कर देती है। जैसे आपने ये बताया ना, इसी से मैं आपको बताती हूँ। जो शुक्ल पक्ष में की द्वितीय तिथि होती है, और यहाँ पे भी शायद राजस्थान में भी मानते हैं, हमारे यहाँ भी मानते हैं रामदेव पीर को। अच्छा, रामदेव पीर उनको मानते हैं। उनकी द्वितीय तिथि का उनका व्रत भी होता है। कृष्ण भगवान को भी द्वितीय तिथि का व्रत करते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं ना, वो भी करते हैं। जो द्वितीय तिथि का चंद्रमा होता है ना, उस दिन आप छत पे या कहीं पे भी जाओ, और वहां पे आप पहले बैठो शांत मन से, स्वच्छ होके, और फिर उनको अर्घ दो, श्वेत फूल दो और चावल, और उनको अर्घ देके आप एक ही नजर से उनको देखो। ऐसे हर आप द्वितीय तिथि को कृष्ण पक्ष की करते जाओ। पहली और दूसरी आती है ना, वो आप ऐसे करते जाओगे ना। लेकिन आपको ये करने के बाद कम से कम ऐसे देखना पड़ेगा चंद्रमा को। अच्छा, एक ही नजर से, जैसे हम किसी को देखते हैं ना, एक ही नजर से आप देखोगे 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 ना, फिर आपको खुद को शिव प्रतिमा दिखने लगती है। चंद्रमा नहीं दिखता, क्योंकि वो द्वितीय का चंद्रमा ही सर पे है, शंकर जी के। अच्छा, है वो जो यहाँ पे है ना, वो द्वितीय का चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा तो रोज के अलग अलग होते हैं। वो तो अपना शेप बदलते हैं। तो वो जो द्वितीय का चंद्रमा होता है ना, वो महादेव के सर पे है। अच्छा, तो आप जब ऐसे करते जाओगे धीरे धीरे द्वितीय के, और जो मैंने कहा चावल, पुष्प और अर्घ दे के और उनको निहारो, तो एक दिन आपको महादेव के दर्शन होते हैं। देखो कि चंद्रमा नहीं दिखते, चंद्रमा नहीं दिखते आपको, साक्षात महादेव दिखते हैं। और आपको, आप देखोगे ना, तब आकाश में ऐसी प्रतिमा खुद बनाने लगते हो आप लोग, कि ये जटा है, ये शिव जी की आंखें, आपका सैटर्न और मून है ना, इसीलिए आपको इस तरह के भगवान शिव के इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा दिखते हैं।
आप सिर्फ ऐसे देखो ना तो भी मुझे तो ऐसे लगता है कि नहीं ये सच है, ये दिखते हैं, महादेव ही दिखते हैं हमें। चंद्रमा तो बहाना है, लेकिन महादेव ही दिखते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जब से मैंने ये ज्योतिष पढ़ना चालू किया ना, मैं करूँ कि नहीं करूँ, मेरे हस्बैंड रोज सुबह 5 बजे उठ के क्या करते हैं, सूर्य को जल देते हैं और फिर प्रदक्षिणा करते हैं 9 ग्रह की रोज और 27 नक्षत्रों की है। हाँ, 5 बजे जब पूरा अंधेरा रहता है। ज्योतिष सीख मैं रही हूँ और घर में इफेक्ट कितना कर रहा है। हम जब सीखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन सच में हम नहीं सीखते, वो पूरा परिवार उसमें जुड़ जाता है। कितने सारे क्लास के अंदर। हाँ, तो मैं हमेशा मेरे हर बैच, अभी जितने भी बैच हुए उसमें सब में मैंने एक बात जरूर बोली है, पहले क्लास में ही इंट्रोडक्शन के बाद में, जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा। मैं सब बैच में बोलती हूँ, आपका जीवन बदलेगा। और सच में बदलते हुए मैंने देखा है कि हमने क्लास की, फिर हमारे जीवन कैसे जीवन देखने का तरीका ही बदल जाता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ ये बात कि आप ये ज्योतिष पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं पर भी, जिससे भी, मुझसे आगे किसी से भी, आपका ये कोर्स करने के बाद में आपका जीवन बदलेगा। और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे। अब कोई पूछे कैसे बदलेगा, वो बुद्ध की बात है, मरकरी की, लॉजिकल बात नहीं है ये। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे, लेकिन जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रद्धा शर्मा का कोर्स करके जीवन बदलेगा, इसका मतलब है ज्योतिष का कोर्स करके जीवन बदलेगा, इसका मतलब ये है। हाँ, लेकिन वो क्या श्रद्धा का विषय है ना। हाँ, आप विश्वास रखो, जहाँ विश्वास होता है वही शिव मिलते हैं। आपको एक्सपीरियंस हुआ फिर? हाँ, है ना। अरे मुझे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बोल रहे ना, सीख मैं रही हूँ और देखो रोज पूजा वो कर रहे हैं, रोज सुबह में वो उठ के करते, तब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं भाई, मेरा सीखना सक्सेस हुआ। द्वितीय की चंद्रमा के बहुत और भी पावरफुल रेमेडियां हैं, जैसे मैंने ये बताया। वैसे आप हर दूज को व्रत रखो, जैसे चतुर्थी होती है गणपति की, चतुर्थी गणपति। हाँ, वैसे हर तिथियों का अलग अलग मीनिंग है। हाँ, अगर आप चंद्रमा का पकड़ लो ना तो आपका पूरा चार्ट बैलेंस हो सकता है। 27 नक्षत्र, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्रों को रूल कर रहे हैं। हाँ, तो 27 नक्षत्र में सारा ब्रह्मांड आ गया। हाँ। बस आप चंद्रमा को पकड़ लो तो कहीं उठापटक होगी ही नहीं, आप सब शांत हो जाओगे, क्योंकि मन शांत हो जाएगा तो सब शांत। आपको जो ज्यादा पाने की लालसा होती है ना, वो मन से ही होती है, मन से। और फिर जब वो नहीं मिलता तो फिर मन टूटता है, फिर डिप्रेशन। हाँ, फिर गहराई में जाके हम ये बोलते हैं मुझे ये नहीं। कोई पीड़ा क्यों है, क्योंकि वो नहीं मिलने पर ही पीड़ा होती है। वो कोई भी हो, इंसान को इंसान ना मिले तो भी पीड़ा है, और चीज वस्तुएं ना मिले तो भी पीड़ा ही है। लेकिन जब आप मन शांत हो जाएगा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है पर्याप्त है मेरे लिए, वो इसी से होगा। जब आप चंद्रमा को देख के उसकी हर एक तिथि को देखो, आप अपने घर में जो पूर्वज हैं उनसे पूछो कि इसका रिचुअल्स क्या होते हैं। हमने कहीं पढ़े लिखे नहीं है, घर से ही सीखे हुए हैं। हर किसी के घर में ऐसे कोई ना कोई होगा जो सिखाता होगा, तो बस उसी से सीखते जाओ तो चंद्रमा आप सबका बैलेंस होता चला जाएगा। लेकिन चंद्रमा पे इतनी सारी चीजें हैं और भी जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम फिर वो बढ़ता चला जाता है। टाइम की भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि ये जो 2 एपिसोड है चंद्रमा के, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से बेनिफिशियल जरूर रहेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगी भावना जी। और आपने जो चंद्रमा की जो इतनी गहराइयों वाली बात बताई, और भी आपको कुछ एक कोई या 2 रेमेडी कोई चंद्रमा की पावरफुल सी कोई याद हो तो आप जल्दी से फटाफट से बता दो। चंद्रमा की एक कृष्ण भक्ति, हाँ, सबसे बड़ी होती है। जो कृष्ण भक्ति होती है, शिव पूजा। अच्छा, गाय का भी तो कनेक्शन है चंद्रमा के साथ में। सफेद गाय, तो सफेद गाय का सेवा करना, उनको चारा देना, ये बहुत ही अच्छा है। ये तो मैंने की हुई है, क्योंकि मेरे घर में आपकी गाय है, गौशाला है, तो आपने एक्सपीरियंस लिया। प्याऊ बनाना, किसी को पानी का दान करना। हाँ, आज के टाइम पे वो वाटर कूलर हो सकता है, आप मंदिर में वाटर कूलर लगवा सकते हैं, या कोई पब्लिक प्लेस पे वाटर कूलर लगा सकते हैं। गौशाला में जाके सेवा कर सकते हैं। जैसे भावना जी की तो घर के अंदर ही गौशाला बनी हुई है, और ये बहुत सेवा करती है गायों की। और इनके जीवन में, मतलब वो तो एक बहुत अलग एक स्टोरी है, लेकिन इनके जीवन में बहुत सारे, मतलब बिल्कुल नेगेटिव डिप्रेशन से लेकर और जीवन में इतनी पॉजिटिविटी में जो ये जो गहरे राज है ना, ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो निकल के आई ये चीजें, ये इनके जितनी बातें बता रही हैं, ये इन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है।
तो वो जो भी बातें हम यही चाहते हैं, जितने भी एपिसोड चल रहे हैं ना, कि जो रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है ना, वो कहीं ना कहीं हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सके। उसके अंदर भी कुछ भी बनावटी बातें या सुनी सुनाई बातें या बस कुछ भी कर लो, कहीं पर भी कुछ भी डाल दो, कुछ भी फेंक दो, उससे कुछ नहीं होता। उससे हमारा दिमाग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हम सुबह से लेके शाम तक बस रेमेडीज करते हैं, और एक्चुअल में रेमेडीज सिर्फ रेमेडीज करने से काम नहीं होता, मेहनत करने से होता है। ये जितनी भी रिचुअल्स हैं, ये हमारे मन और दिमाग को पावर देते हैं। तो जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो हमारा आत्मबल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, और चीजें जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स 1000 टाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस एपिसोड को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।